जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम टू योर एस्ट्रो स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास रंजन और आज जो क्लास होने वाली है वह क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। वैसे आप लोग को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो हम लोग आज क्लास चल रहा था, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 चल रहा है। अब इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 कर लिए, लेक्चर 2 भी हो गया और आज का जो क्लास है लेक्चर 3 है। और एज पॉसिबल जितना हो सकता है देखते हैं आज कंप्लीट हो पाता है या नहीं, देखा जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग को लास्ट तक बने रहना है और अगर हो सके पॉसिबल है तो एनसीईआरटी बुक्स ओल्ड रहे या न्यू रहे कोई दिक्कत नहीं, है ना। एनसीईआरटी बुक्स और एक पेन एक कॉपी लेकर के बैठेंगे। क्यों? इससे आप अगर जो हम पॉइंट्स हाईलाइट्स करेंगे आप उसको भी हाईलाइट्स कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा याद करने समय। इसलिए आप अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो डायरेक्ट वो पॉइंट आपको दिख जाएगा और डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, यानी लंबा समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा, है ना। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात किए थे, जिसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़े थे और इन सारी चीजों में क्या क्या गतिविधियां होती है और ये सारे एक दूसरे से कैसे भिन्न है और कैसे कैसे विकास हुआ, इन सारे क्षेत्रों को, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ लिए हैं, है ना। जिसमें आपने प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, है ना, जो प्राकृतिक से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में निर्माण विनिर्माण की कार्य होती है, उसमें सेकेंडरी सेक्टर में जो हम लोग सेवा प्रदान, जिसमें हमने सेवा देने का काम या सेवा जो लेते हैं वो ये देते हैं, वो कौन से सेक्टर में आते हैं, वो सारे लोग टर्सरी सेक्टर में आते हैं, है ना। और ये सारे जो सेक्टर हैं ये सब एक में एक क्या है, निर्भर है। सब एक मतलब ये तीनों आपसे अपने में क्या है, निर्भर है। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं रहेगा तो टर्सरी सेक्टर का काम रुक जाएगा, टर्सरी सेक्टर नहीं रहेगा तो थर्ड सेक्टर में जाकर लोग क्या करेंगे, है ना। तो ये सारा चीजें डायरेक्टली प्रपोर्शनल है एक दूसरे का, है ना। तो देखिए, यहाँ पर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में यहाँ पर इस प्रकार के अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं और बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को बारे में बता दिया। अल्प बेरोजगारी मतलब जो लोग, जैसे क्या है ना, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए थे किसका, तो एग्जाम्पल लिए थे हम यहाँ पर, आप यहाँ पर देखे होंगे एग्जाम्पल हम लिया यहाँ पर लिए हुए थे। किसी व्यक्ति का आप नाम ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लक्ष्मी के परिवार के बारे में एग्जाम्पल शायद लिए थे, है ना। यह कुछ आप यहाँ पर अपने से जो भी व्यक्ति का नाम होगा आप किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर नाम ले सकते हैं, है ना। जिसमें हमने वहां पर देखा था कि क्या हो रहा था कि लक्ष्मी के परिवार या आवृत्तिक, मंगरू के परिवार, गजोधर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सपोजेट मानते हैं कि 5 सदस्य हैं और उनके पास केवल जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर भूमि है। वो पांचों के पांचों सदस्य उसी में लगे हुए हैं। लेकिन अगर 2 सदस्य वहां से निकाल करके अगर बाहर या किसी औरों की जगह में काम करते हैं तब पर भी उनकी कृषि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एज इट इज जो पहले कृषि हो रहा था वो उसके बाद भी कृषि होगा। इसलिए ये माना जा सकता है कि जो लोग बाहर निकल गए हैं तब पर भी कृषि में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी हम कह सकते हैं कि वो लोग रहते हैं, तो उन्हीं लोग को हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी कहते हैं। और वो उनसे बेटर होता है कि इनसे जो बेरोजगारी बैठे होते हैं बीए करके, एमए करके, है ना। और वो, है ना, बोलो के साथ जो है ना, वो होता है ना कमला पसंद का प्रचार, युवा केसरी वाला, वो काम कर रहे हैं, तो इससे बेटर है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया था और आज जो हम लोग देखेंगे इन सारी चीजों पर हम विचार कर लिए थे और आप लोग को यहाँ से कुछ होमवर्क्स भी दिए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़े थे और इसी क्वेश्चन के आधार पर सारे हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक्स में जो दिया हुआ है लैंग्वेज, उन सारे लैंग्वेज को हम इसी क्वेश्चन के आधार पर एक एक तोड़ के समझाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे बोल क्या चीज रहा है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। यानी हम लोग देखिए क्या होता है कि हम लोग चाहे, जैसे देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे थे कि टर्सरी सेक्टर में जो होता है, सेवा क्षेत्र में बहुत अधिक लोग काम कर रहे हैं। जैसे 1972-73 की बात करेंगे तो उसमें बहुत कम थे, लेकिन अगर वहीं 1314 में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन उसमें लगे हुए हैं तब पर भी उनकी जिंदगी अच्छी, या यूं बोले तो वो तब पर भी बेरोजगार बैठे हैं, यानी तब पर भी वो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं नेशनल इकोनॉमिक में। ऐसा क्यों होता है? जैसे आप अपने शहरों में देखे होंगे जो मजदूर वगैरह, जो पेंटर वगैरह करता है, तो जो पेंटर कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक तरह से सेवा प्रदान कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। लेकिन क्या उन्हें वो अपने इकोनॉमिक्स में, यानी जो भारतीय नेशनल इकोनॉमिक में क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? उन्हें कोई आता है आदमी, किसी दिन वो बेकार में बैठ जाते हैं, किसी दिन अपना वो जब नहीं काम मिलता है तो उन्हें ठेला वगैरह भी चलाना पड़ता है, तो वे यानी इन तब भी सृजन नहीं कर पा रहा है। यानी सेवा क्षेत्र इतना बढ़ने के बाद भी लोग
ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज यहाँ पर है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा, इन सारी जो पॉइंट्स आएगा भाई आपसे हम बोल रहे हैं, आपका बड़ा भाई भाई के नाते बोल रहे हैं, आप बस ध्यान से समझते जाना, है ना, समझते जाना मेरे यार, है ना। भाई का तरीका अच्छा है समझाने का, तुम टेंशन नहीं लो, है ना। तुम लोग बस क्या होता है ना कि छोटे छोटे रील्स में पड़ जाते हो और फिर देखो यहाँ पर, है ना, समझो भाई। यहाँ पर देखो क्या है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे होगा, इन सारी चीजों को बारी बारी से हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसमें देखेंगे उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई। अल्प बेरोजगारी मतलब क्या चीज भाई, अल्प बेरोजगारी मतलब वही अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वो छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी करते हैं जैसे, है ना। यानी वही बताया कि 2 सदस्य 5 सदस्य हैं, 2 हेक्टेयर जमीन है, अगर उनमें से 2 लोग बाहर भी चले जाते हैं तो उन यानी उनके कृषि में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज जो पहले चल रहा था वही रहेगा सेम। तो ये क्या चीज है, अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है, किस स्थिति में भाई, तो कृषि क्षेत्र में, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीके देखते हैं। जैसे देखिए, हम लोग बात करते हैं कि रोजगार की वृद्धि कैसे होगा, रोजगार कैसे मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कैसे बेरोजगारी वाले दौर में चल रहे हैं, जहां पर 60,000 की वैकेंसी में 48 लाख फॉर्म जाते हैं, 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और लोग एग्जाम भी बाकायदा देने जाते हैं, है ना। तो किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी हुई है, इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लक्ष्मी और उनके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। देखिए ये जो है पिछला जो लक्ष्मी का उदाहरण पीछे भी लिए थे वह समझाने के लिए, और यहाँ भी उसी चीज का उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति का लक्ष्मी नाम है तो उनकी प्राइवेसी या उनकी डिग्निटी का कोई ज्यादा, यहाँ पर ये एनसीईआरटी लिया है एग्जांपल भाई, ये मेरे तरफ से नहीं है, एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी तरफ से ले रहे हैं हम। ऐसे गजोधर मंगरू लेते हैं, है ना, गजोधर मंगरू का जनरली एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड वाला उदाहरण लेते हैं। यानी उसके परिवार की भूमि की सिंचाई है तो एक भूमि का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा क्या होती है, व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है, तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाएगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों यानी 20 डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो बात कर रहा है कैसी भूमि है, तो भूखंड भूमि है, असिंचित भूखंड, यानी वैसी भूमि जहां पर उसमें सिंचाई नहीं किया जा सकता है। सिंचाई मतलब वहां पर सिंचाई का साधन नहीं है, भूखंडित जमीन है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें आप हो सकता है वो सरकार कुआं दे दे या बैंक वगैरह से ऋण लेकर के कुआं करवा ले। तो इसे क्या हो सकता है कि अगर उन लोगों के परिवार में 2 लोगों की तो जॉब तो मिल जाएगी, रोजगार तो मिल जाएगी, है ना। 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है, यानी 50 दिनों तक तो रोजगार मिल सकता है ना। 50 दिनों तक रोजगार, गेहूं कटाने से बोआने से कटाने तक जो भी प्रोसेस है उसमें उन लोगों का रोजगार मिल सकता है। यानी अगर कुल मिला की बात करें तो रोजगार इट मीन्स की अगर वो पैदा होगा तो उससे वो तो पैसा कमा सकते हैं, बेच करके पैसा इजिली कमा सकते हैं। तो पैसा अगर बेचेंगे नहीं तो भाई खाएंगे, तो खाने के लिए चाहिए था पैसा ना, तो वो खेती कर लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वो पैसा कमाए हैं। तो इस तरह से वो लोगों का रोजगार मिल जा रहा है ना। देखिए यानी एक तरह से क्या हो रहा है, रोजगार मिल जा रहा है ना। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नए नहर खोदी जाती है। इसे कृषि क्षेत्र में रोजगार की अनेक अवसर सृजन हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। जैसे अगर हो सकता है नहर हो जाए और नहर हो गया, जैसे आप अपने इलाके में देखिए, यूं बोले ना तो लोग जो है ना एक्चुअल में करना नहीं चाह रहे भाई, है ना। बहुत सारे साधन है। अब हम मानते हैं कि जहाँ जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जहाँ भूखंड इलाके हैं, वहां चलो ठीक है, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे जगह को भी देखा है जहां पर उसके बगल से
पूरे साल पानी पा रहा है, लेकिन वहां पर जमीन सूखा पड़ा हुआ है, यानी उसमें खेती हो ही नहीं रहा है। तो इसी को बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। खेती हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और बल्कि घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्य उसमें लगे हुए हैं। अगर कहीं हम गलत होंगे तो एक आध दो सदस्य जो होंगे, घर के एक आध दो जो परिवार होंगे वो बाहर चल गए होंगे, लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ देखिए तो आप गांव तक जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये चीज पाया जाएगा। और इसका बस एक रीजन है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, एजुकेशन। समझे? तो ये आपको यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। अब हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, राइट, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। यहाँ पर देखिए बोल रहा है, अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, यानी पहले जितना उत्पादन करते थे, यानी उनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, उस व्यवस्थाएं नहीं होने के बावजूद जितना वो उत्पादन करते थे, अगर व्यवस्था हो गया है तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच सकते हैं, और इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं एक ये भी कारण होता है कि गांव में अगर खेती हो गया, बाई दबी खेती हो गया, तो वो लोकल जो व्यापार है, वही तो इन्फ्लुएंसर जो लोकल है व्यापार है, वही तो वहां से उनके यहाँ से खरीदेंगे। और वो जो किसान है, चलो ये तो डिजिटल इंडिया की बात हटा दो, हमें इसे पहले थोड़ा सा बैक साइड में जाते हैं, है ना। वहां पर क्या होता था कि उनके मार्केट की जो प्राइस है उन्हें नहीं मालूम होता था। अब जो मार्केट की प्राइस नहीं है मालूम है, तो वो क्या करते थे, जो लोकल व्यापार है वो उन्हें सस्ते दामों में खरीद लेते थे। अब इसे उनको फायदा नहीं होगा भाई, क्योंकि मेहनत किया कोई, पैसा खर्चा हुआ किसी और का, और फायदा कौन कमा लिया, व्यापारी। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो अगर वहां तक की जो सड़कें हैं, यदि सड़कें अच्छी बनी रहे, सड़कें अगर अच्छी हो जाए, तो क्या होगा कि वो लोग जो लक्ष्मी के परिवार जैसे अनेकों सदस्य जो हैं, अनेकों जो परिवार हैं, अनेकों परिवार अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। समझे? अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। समझ में आया? अब देखिए इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में लगे लोगों का भारी रोजगार प्राप्त हो सकता है। अब देखिए जब वो लोग फसल किए, परिवहन परिवहन का भी रोजगार लगे, गाड़ी उड़ी भाई चलेगा, है ना। अब जो व्यापार जो खरीद रहा है उसका भी रोजगार लग गया ना। तो ये सारे फायदे हैं, है ना। अब आगे देखिए, लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक की ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए जो पंप सेट की भी जरूरत है। और इस क्या निर्धन किसान होने के कारण, क्या है, एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्चा नहीं कर सकती है, इसलिए उन्हें साहूकार से पैसे उधार लेना होगा और उच्च बाजार दर पर वापस करना पड़ेगा। और यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उन्हें साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करके करने में सक्षम होगी। यानी यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात किए भाई कि उन्हें कुआं नहर वगैरह वगैरह जो भी पानी के संसाधन है उन सारी चीजों को प्रदान किया जाना चाहिए, है ना। भाई उन्हें कुआं दे दिया गया। अब उन्हें पानी कैसे निकालना है, इसका भी संसाधन उनको मिलेगा। उनको संसाधन मिलेगा, लेना होगा, परचेज करना होगा, खरीदना होगा। अब वो क्या चीज है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, अब वो किसी के यहाँ जाएंगे तो वो उधारी मांगेंगे। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी क्या उधारी मांगते हैं। तो आप उन्हें देखते होंगे कि जो मूल्य 10 रुपए का है उनसे 12, 15 इस तरह से लिया जाता है। अब इससे भाई छुटकारा पाना है
तो अगर जो स्थानीय बैंक रहते तो अपना कम ब्याज में जो हमें वहां ब्याज ले रहा है, सपोज दैट जो साहूकार है यानी जिसके यहाँ से हम खरीद रहे हैं सामान को, वो यदि हमें 10 रुपये की 10 रुपये % ले रहा है, तो हो सकता है जो बैंक है वो 5 रुपये 2 रुपये इस तरह से देगा, तो हमें वहां पर बेनिफिट हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि जो साख भी प्रदान करने की जरूरत है ना। और हम अध्याय 4 में मुद्रण एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 में यही चैप्टर पढ़ना है ना, मुद्रण वगैरह के बारे में, मुद्रा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मुद्रा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से वहां जानोगे मुद्रा के बारे में, है ना। देखो यहाँ पर हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इसकी जो वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में बिक्री करने के लिए दाल क्या होता है, मिल स्थापना। अब देखिए यहाँ पर अब एक चीज और क्या रहा है, उनकी स्थिति बेहतर और कैसे किया जा सकता है, वो यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्या चीज, कि जो हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। वह समस्या का समाधान कैसे है भाई, तो वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। अब देखिए यहाँ पर अब हम जा रहे हैं, कोई इलाका है, कोई गाँव है, उसमें जो अरहर है, मटर जैसे अनाज उपजाया जा रहा है और वहां पर अधिक जनसंख्या है, तो क्या किया जा सकता है, जो मिल वगैरह है, जो देखिए शहरों में क्या होता है कि दाल की जरूरत है, वहां पर वो मिल लगा दिया जाए गांव में, और उन्हें जो अरहर और मटर के बदले बल्कि दाल को वहां सप्लाई किया जाए, तब उन्हें और भी बेनिफिट होगा, है ना। अब ऐसे ही उदाहरण है शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकते हैं। देखिए क्या होता है, अक्सर हमें गांव इलाकों में देखा जाता है कि किसी के यहाँ आलू या प्याज हुआ, तो उनके पास ये व्यवस्था नहीं होती है कि ये क्या कर सकते हैं, अपने वस्तु को रख सकते हैं स्टोर करके। व्यवस्था क्यों नहीं भाई, कि अगर वो अपने पास रखेंगे तो हो सकता है सर जगह, है ना, कीड़ा लग जाएंगे, यानी बहुत सारी तरह की समस्याएं आती है। लेकिन अगर उनके पास शीत भंडारण हो तो क्या हो सकता है कि वो स्टोर वहां करके रख सकते हैं, उसके बदले वो अपना कुछ चार्ज वगैरह ले लेंगे। लेकिन उनसे क्या फायदा होगा कि जो लोग, जब दाम बढ़ेगा, जैसे अभी देख रहे हैं कि आलू के दाम बीच में बढ़ गया था, बिल्कुल बढ़ गया था, टमाटर के दाम बिल्कुल बढ़ गया था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाजार तक पहुंचाया जा सकता है और उनसे तब वो क्या होंगे, अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। समझ में आया। देखिए वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँव में हम जो शहद संग्रहण केंद्रों की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं और सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है और यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग में रोजगार प्रदान करेगा। अब ये जो सारी चीज आप देखें, क्या आपको लगता है कि रोजगार प्रदान करेगा? बिल्कुल लगता है भाई, यही चीजों की आवश्यकता है। लेकिन सरकार तो सोई हुई है, गहरी निंद्रा में सोई हुई है ना। 5 साल के बाद जागती है, खाना खाती है और फिर से 5 साल के लिए सो जाती है। आपने कुंभकर्ण का एग्जाम्पल सुना होगा रामायण में, वो बेचारा 6 महीना के लिए सोता था। लेकिन हमारा जो सरकार आती है, जो सरकार बनती है, जो हमारे सरकार है, वो 5 साल के लिए सोती है और 5 साल के बाद पुनः जागती है, खाना वगैरह खाती है और पुनः सो जाती है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये अलग अलग कुछ गतिविधियां हैं, आपको दिखाया गया है ना। ये गतिविधियां हैं, थोड़ा सा आप इसको विचार कर लो ना, बेहतर है विचार कर लो, है ना। देखो यहाँ पे बोला है, आपके विचार में आपके क्षेत्र में किस समूह के लोग बेरोजगार अथवा अल्प बेरोजगार हैं? क्या आप कुछ उपाय सुझा सकते हैं जिन पर अमल किया जा सके? देखो एक चीज हम बताना चाहते हैं कि आप लोग वैसे वाले विद्यार्थी नहीं बनो जो सिर्फ उनका उद्देश्य है बोर्ड को पास करना। जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे छात्र हैं, वो इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद
उन्हें यह बिल्कुल उनके अंदर में उत्सुकता जगेगी कि भाई अपने गांव के बारे में भी कुछ करना चाहिए, है ना। लोक कल्याण की भावना जगेगी। तो ये चीज़ है, आप इसको देखिए और इसको आप अपने से करने का कोशिश कीजिए कि अब आपके अंदर जो उत्सुकता है वो और बढ़ेगा। उत्सुकता को दबाना नहीं है और बढ़ाना है। क्या होता था कि आप अगर पहले अगर जो प्राइमरी शिक्षा आपने ग्रहण किया है उसमें अगर कुछ मास्टर के सामने कोई क्वेश्चन पूछ देता ना तो बोलता बैठो, तुमको दिमाग नहीं है, बैठो बैठो, इस तरह से करके बैठा दिया जाता था, है ना। लेकिन कोई सा भी डाउट है आप बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पर देखिए आप आगे समझ में आएगा थोड़ा सा और आपको, थोड़ा सा भी यहाँ पर और आपको समझ में आएगा, है ना। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो क्या आप जानते हैं कि भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष आयु की है। भारत में जो है 60% जनसंख्या, देखो यहाँ पर बोला है कि भारत की जो 60% जनसंख्या है वो 5 से 29 वर्ष आयु की है और इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं। जनसंख्या कितना है भाई? 60%, जिसकी आयु कितना है? 5 वर्ष से 29 वर्ष तक। बट स्कूल जाने वाली प्रतिशत कितना है? 51%। 51% है ना, लगभग ही विद्यालय जाते हैं। और शेष जो खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक भवनों का निर्माण वगैरह करना पड़ेगा, है ना। भवनों की क्या होगी? भवनों और अध्यापकों, भवन से सिर्फ काम नहीं चलेगा भाई, भवनों के साथ साथ अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अध्यापक आप देख रहे हैं अभी सरकारी स्कूल का इतना नाजुक स्थिति आ गया है, सरकारी स्कूल में सोचा भैंस पढ़ती है, भैंस जाके वहां ग्रहण करती है शिक्षा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, है ना। भैंस जाके ग्रहण कर रही है शिक्षा, भैंस बैठे वाला कारखाना हो गया है, भैंस बैठे वाला स्थान हो गया वो ना। जैसे हम घोड़ा जो स्थान होता है ना स्तबल, तो इस प्रकार सोच रहा भैंस बैठ रही है सरकारी स्कूल में। तो लेकिन क्यों बढ़ रही है कि हमारा जो जनसंख्या है 5 से 29 वर्ष वाले उम्र 60% है, लेकिन इनमें से कितना प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ विद्यालय जा पाते हैं? 51%। इतना ही लोग विद्यालय जाते हैं। और जिसमें जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 18 और नहीं जाने वाले जो बच्चे हैं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, और या तो वो श्रम में जो बाल श्रम का शिकार हुए हैं या उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इसलिए यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो आप अच्छे से इसको यूटिलाइज करो, है ना। देखो यहाँ पे योजना आयोग पूर्व, वर्तमान में नीति आयोग। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग पूर्व का नाम था, है ना। पूर्व मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा, ऐसे ना आप अगर बुक पढ़ रहे हैं योजना आयोग पूर्व, वर्तमान में नीति आयोग, ये नहीं भाई। योजना आयोग पुराना नाम था यानी पूर्व नाम था, इसको वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। आप इसको याद रखेंगे भाई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, कई बार आप निकाल करके देखिए, कई बार आपको दिखेगा वहां से यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो आप इसको याद करके रखेंगे कि योजना आयोग को ही क्या कहते हैं? नीति आयोग। नाम चेंज हो गया है। और द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख लोग रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। और इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना हो तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ कितने रोजगार मिल सकते हैं? तो 20 लाख रोजगार उपलब्ध हैं शिक्षा क्षेत्र में। और वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में देखो जाकर के, तो अधिक जो ग्रामीण इलाकों में जो डॉक्टर है, नर्स है, जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र होता है उसमें आप देखेंगे उनमें और डॉक्टर और नर्सों की आवश्यकता है, कर्मचारियों की क्या चीज है? आवश्यकता पड़ेगी। और ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 चर्चा कर चुके हैं। विकास किस प्रकार होगा और विकसित कैसे होगा
वो देखो बोल रहे हैं ना, सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। और अगर इसका लेक्चर 1 आप देखे होंगे, हम आपको बताए होंगे कि जो हम अध्याय 1 में पढ़ कर के आए हैं वो हमें दरअसल इसके बाद पढ़ना था। लेकिन ये क्या है ना, बुक में भी ऐसे ही दे दिया है तो भाई पढ़ा देते हैं। नहीं तो फिर ये को बोले कोई को बोलने लगेगा कि भाई ये देखो 2 चैप्टर से स्टार्ट कर रहा है, 1 चैप्टर बाद में पढ़ा रहा है ना। तो ये चीज़ है। अब आगे देखो, अब आगे देखो ना, यहाँ पर बोल रहा है जो प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा समझो, इसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जो बोल रहा है, प्रत्येक राज्य या प्रदेश में, यहाँ पर किस चीज का बात कर रहा है, तो प्रत्येक राज्य वह प्रदेश की बात कर रहा है। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के जो निवासियों की आय, वहाँ के जो निवासी हैं, ये कोई प्रदेश हो गया या कोई राज्य हो गया, वहाँ के जो निवासी हैं, उस राज्य के जो निवासी हैं, बिलोंग्स करते हैं, उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। गवर्नमेंट चाहेगी तो उनका जो रोजगार में वृद्धि हो सकती है, इसकी अपार संभावनाएं हैं, है ना। या मतलब यह तो वहां पर पर्यटन स्थल भी बनाया जा सकता है, क्षेत्रीय शिल्पकार उद्योग भी बनाया जा सकता है, उद्योग भी बनाया जा सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी भी बनाया जा सकता है। और ये सारे कैसे उप सेवाएं हैं, तो नवीन सेवाएं हैं, यानी ये फिलहाल में आप देखेंगे फिलहाल से प्रचलित हुए हैं, ये नवीन पिछले एक आध 2 दशकों से ये प्रचलित हुए हैं, है ना। तो ये कैसे हैं, तो ये नवीन सेवाएं हैं। और इनमें से कुछ के लिए जो समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी, यानी इसमें किसकी सहायता की आवश्यकता होगी, तो सरकार की सहायता, सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जो योजना आयोग जो है, जो रिपोर्ट बनाया है, तो अगर उसके अनुसार यदि हम काम करते हैं, यानी अध्ययन के अनुसार यदि हम पर्यटन क्षेत्र में क्या करते हैं, सुधार होता है, पर्यटन क्षेत्र में अगर यदि सुधार किया जाता है तो हम प्रति वर्ष कितने से कमा सकते हैं, 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। यानी अब देखिए जो पर्यटन स्थल होगा, अब लोग वहां पर घूमने आएंगे, जब घूमने आएंगे तो उन्हें वहां पर होटल चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, खाना खाने के लिए जगह चाहिए, उन्हें ट्रैवल के लिए जगह चाहिए, तरह तरह के खाना खाएंगे, अब फोटो खिंचाने वाला वो होगा ना जरूरी जी, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब इससे क्या होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर बोला है कि 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी, जो भारत सरकार जो कानून बनाया है वो क्या चीज, महात्मा गांधी देखिए ये जो है, यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग जितने भी जो बात की है वो क्या बहुत लंबा समय लगेगा इसमें, है ना। लंबा समय लगेगा, लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत होगी। जिससे हम जो सारी चीज़ों की जो बात की है उसमें कहीं ना कहीं लंबा समय लगता है, तो हमें छोटी छोटी अवधि में यानी कम समय में, तो कम समय में द्रुत उपायों की जरूरत है। और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग कितने जिलों, 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 205 यानी जिसे मनरेगा 2005 कहते हैं। और मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फिलहाल
झारखंड के पलामू में चौकीदार का एग्जाम हुआ था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना। तो जो यानी मनरेगा के थ्रू कितने दिनों की, तो वर्ष में 100 दिन बेरोजगार की गारंटी दी गई है, और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ने में मदद मिलेगी। अब इनमें कैसे कैसे रोजगार सृजन किया जा रहा है, तो यानी उन सारे कामों की वरीयता दी जा रही है जो भविष्य में क्या हो सकता है कि भूमि के उत्पादन में बढ़ावा मिल सकता है। जैसे कोई डोभा बना रहा है, कोई नहर का काम कर रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई बांध बना रहा है, अब उसे क्या होगा, पानी रुकेगा, भौम जल का स्तर बना रहेगा, तो लोग भविष्य में उसे काम कर सकते हैं, पैसा बढ़ेगा, लोग इसलिए पंप वगैरह खरीद से, जब भौम जल स्थित रहेगा तब तो पैसा वगैरह खरीद करके उसे पानी वगैरह मोटर वगैरह से खेती वगैरह करेंगे। अब पता चला कि पैसा है, भौम जल है ही नहीं, भौम स्तर जो बहुत नीचे गिर चुका है, तो ये भविष्य में क्या है, इसे बढ़ने में मदद मिल सकती है ना। अब देखो ये जो है ना भाई, ये आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और आप इसको समझो, है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, किस तरह से विभाजन होता है भाई, एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, आप समझो इसे, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर बोल रहा है, अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। ऐसे लोगों के नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की शर्तें क्या है, क्या कोई नियम और विनियम जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है ना। जैसे कांता है और एक है कमल, ये दो व्यक्ति है भाई, और ये दोनों से कंपेयर करके आपको संगठित और असंगठित के बारे में समझ में पूरा आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें संगठित और असंगठित के बारे में, है ना। संगठित और असंगठित के बारे में, संगठित के बारे में देखिए यहाँ पर, संगठित क्या होता है, और एक तरफ असंगठित, है ना, असंगठित। एक तरफ संगठित और एक तरफ असंगठित। ये संगठित और असंगठित, है ना। संगठित में क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे अब कोई काम आप लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि रेलवे, रेलवे या कोई ऐसा एक आप रोजगार का नाम बताइए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर रेलवे हो गया, या हम मान लेते हैं जैसे टाटा, टाटा है ना भाई, टाटा है। और असंगठित में मान लेते हैं यहाँ पर, असंगठित में आप देखिए ऐसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पर आप पहले संगठित को समझिए, असंगठित आप ऐसे ही समझ सकते हैं। संगठित क्या होता है, अब इसमें देखिए संगठित में है आपको यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल बनाया गया है, यहाँ पर आपके यहाँ पर टाइम शेड्यूल बनाया गया है, टाइम शेड्यूल बनाया गया है, और अब टाइम्स के अनुसार, टाइम के अनुसार आप यहाँ पर काम करेंगे, समय के अनुसार आपको पैसा मिलेगा, समय पूरेगा तुरंत पैसा मिलेगा। इसके यहाँ नियम कानून होगा, नियम कानून होगा, और इसके यहाँ नियम कुछ नहीं होगा, नियम कुछ हो भी नहीं करेगा। उठेगा 8 बजे, मचेगा 8 बज गए लो, अरे काम करे चल लो भाई, 8 बज गए तो कैसे चलो, है ना। तो उस दिन अब बहाना बनाएगा वो, खाएगा, तरकीब सोचेगा, तरकीब कुरफा सोचेगी, अब बहाना बनाएगा वो, बहाना बनाएगा, आज छोड़ो काम में जाता नहीं, बोलेंगे माथा दर्द दे रहा था, बुखार लगा हुआ था, सीईओ हमें ना है, तुम क्या करेगा बताओ, हेड हम ही है। अब इस तरह से क्या होता है, यानी इसमें कोई नियम कानून है ही नहीं, इसमें प्रॉपर नियम कानून है। यानी आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे संगठित और असंगठित के विषय में, कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर नियम कानून होते हैं, इसमें बिना नियम कानून होता है। इसमें समय के अनुसार आपको काम करना होता है, और समय के अनुसार आपको छुट्टी मिल जाता है, इसमें कोई समय अवधि नहीं है। मैं इसमें निश्चित वेतन होता है, आपको नहीं मिलेगा, इसमें कोई निश्चित वेतन नहीं होता है।
यहाँ पर आपको समझ में आया। अब यहाँ पर चलिए आप कांता और कमल के बारे में पढ़िए, कांता और कमल के बारे में, है ना, कांता और कमल के बारे में। देखिए, कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उससे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन जो सवेतन अवकाश होता है और उनके उनके क्या है, उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब से एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंध और शर्तों का उल्लेख किया गया था। अब एक कमल है। कमल कांता का पड़ोसी है। वह नजदीकी किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 बजे दुकान पर आता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता है और जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टी या सवेतन अवकाश नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका जो नियोक्ता उसे किसी भी समय काम से हटने के लिए कहा जा सकता है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कोई हटा नहीं सकता है और यहाँ पर हटा सकता है वो भी किसी भी समय। इसमें नियम कानून के थ्रू हटाया जाएगा, जबकि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। जब मूड किया तब आपको हटा देगा, है ना। यहाँ पर आप असंगठित और असंगठित के बारे में यहाँ पर समझे होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे थोड़ा सा है ना, समझिए। ये कांता क्या है? कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उसे सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। और इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि की उल्लेख किया गया है। और इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्य विधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उन्हें एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है और वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं असंगठित में आपको कोई अलग से वेतन नहीं दिया जाएगा। जो आपको एक बार बोल दिया वही आपको दिया जाएगा, है ना भाई। देखो यहाँ पे अब दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं और ये लाभ क्या है? जो वेतन छुट्टी, अवकाश का काल में भुगतान, भविष्य निधि और सेवानुदान इत्यादि पाते हैं और वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं। और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य परिवहन जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। और इसके विपरीत जो कमल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है उसे निर्मित होता है। और इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है और वे कम वेतन वाले रोजगार है और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने और जो सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है और कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों का काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता ही पसंद पर निर्भर है। यानी नियोक्ता जो नियुक्त करता है वो पसंद पर निर्भर है कि वो किन लोगों को पसंद करता है, उसके आधार पर वो रखता है। और यदि काम कम होता है तो अब बहुत सारे लोगों को छुट्टी कर देता है कि जाओ भाई मौज करो, जा बोलो जुबा केसरी वाला, जा तो मौज करो, जा। इस तरह से वो करता है ना। तो ऐसे ये कहने इन सारे जो संगठन वो कहते हैं असंगठित संगठन है ना। और इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने
छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित है। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी और मजदूरों पर जो है श्रमिकों को लगाते हैं। एक किसान क्या होता है, किसान कभी कभी श्रमिकों को भी लगा लेते हैं, तो वो क्या, वो परमानेंट थोड़ी है भाई, यानी उसको किसान लगा रहे हैं वही असंगठित है। समझ में आया? यहाँ पर देखो तालिका 2.2 में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या 10 लाख में है। 10 लाख में है। प्राथमिक क्षेत्र में संगठित 1 है और कुल 232 ये प्राथमिक क्षेत्र के लोग हैं। द्वितीय क्षेत्र में 41 संगठित है और 74 असंगठित है। तृतीय क्षेत्र में 40 संगठित है और 88 असंगठित है और कुल 82 और उसमें टोटल 100% हो गए और कुल प्रतिशत में 100% है। असंगठित क्षेत्र में कृषि प्रतिशत क्या है और ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, इन सारी चीज़ों को जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो है ना कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मजेदार सेशन के साथ, इसी सेशन के साथ मिलेंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर कर देना है। ऐसा ही वीडियो आपके साथ लगातार हम लोग लेकर के आते रहेंगे, तो बने रहेंगे। जय हिंद।